नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर 10वां जो कल अपने कर रहे थे, एक पार्ट किया था किशोरावस्था की ओर, उससे आगे का भाग अपने आज कर रहे हैं। तो देखो, अपने जो बात कर ली थी कि जो गालों पर क्या होते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, तो उन्हीं के बारे में अपने आगे पढ़ रहे हैं कि सफ़ेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है किशोरावस्था में ही। बाल्यावस्था और युवावस्था में तो फिर बाद में, बाल्यावस्था में भी क्या होता है, फेस बिल्कुल साफ होता है, युवावस्था में भी साफ होने लग जाता है, लेकिन किशोरावस्था के अंतर्गत सफ़ेद और तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसमें क्यों, इसकी तेलीय जो ग्रंथि हैं उनका क्या होता है, स्राव बढ़ जाता है। देखो कि स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसी जो कुछ ग्रंथियां हैं वो अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। व्यक्तियों के चेहरे पर क्या होती है, फुंसियां और मुहांसे आदि हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। इसके बाद देखो कि जनन अंगों का विकास, तो किशोरावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से ही एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है कि इसमें जनन क्षमता का परिविकास होता है। तो देखो कि मानव जननांगों का पुनरावलोकन अपने पिछले अध्याय में आसानी से कर चुके हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अंड परिपक्व होने लगता है, अंडाशय से अंडाणुओं का निमोचन भी प्रारंभ हो जाता है। ये सब किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। इसके बाद क्या है कि मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी किसे कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। पहले की अपेक्षा जो किशोर है वो क्या करते हैं, अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है और वे सोचने विचारने में क्या करता है, काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति में जीवन में वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये सारी जो परिवर्तन है ये किस में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को डालने हेतु प्रयास करता हुआ समय को क्या करता है, असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये जो परिवर्तन होते हैं ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ का या किसी का हाथ नहीं होता, तो इसमें अपने आप को मतलब असुरक्षित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किशोरावस्था ही अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें व्यक्ति यदि अच्छी संगत में हो गया तो वो अपने आप को सफल बना लेता है, और यदि किसी बुरी संगति के असर में आ जाता है तो अपने आप को खराब कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, सोचने समझने और जो निर्णय लेने हैं वो सभी में सोचने की उसकी क्षमता विकसित हो जाता है, उसका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। मतलब शारीरिक विकास तो होता ही होता है, साथ में उसका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। इसके बाद गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं, वे युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में भी इसका विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, उसकी दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण हैं लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं और अन्य अंगों पर भी क्या हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो बूझो व पहली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौनावस्था में होने वाले इन परिवर्तनों को प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन है इनको प्रारंभ सारे मतलब इस अवस्था में अपने अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं, तेजी से स्रावित होने लगते हैं। तो इन्हीं से ये सारे चीज़ें विकसित होती है। तो हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है।
ये अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यौवनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है, जिससे लड़कों में परिवर्तनों का कारक है और जिनके का आपने अभी अभी पढ़े हैं। ये सारे जो कारण हैं वो पुरुष हार्मोन जो लड़कों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। तो लड़कियों में इसके साथ ही जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन प्रारंभ होता है, जिससे उनके अंदर होने वाले जो परिवर्तन हैं वो सारे हार्मोन, लड़कियों का जो हार्मोन उसे एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, इन्हीं हार्मोन्स के स्रावित होने से ही अपने शारीरिक जो परिवर्तन है लड़कियों में होते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं, जो लड़कों में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। इसके बाद इन हार्मोन के उत्पादन का जो नियंत्रण करता है, ये तो अलग अलग है ही, ये लड़कों में ये और लड़कियों में ये, लेकिन इन दोनों को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इन दोनों हार्मोन को नियंत्रित करती है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वे शरीर के विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये जो हार्मोन है ये किसके साथ है? रुधिर के साथ। अपने शरीर में पूरे बॉडी में सिर से लेकर पैर तक रुधिर का प्रवाह होता है, तो ये हार्मोन है ये रुधिर के अंदर ही उस अंग तक पहुंचता है और उसको कहता है ये कार्य करो। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी भी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक जो हार्मोन है वो अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। देखो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है वो अभी अभी बताया गया है कि एस्ट्रोजन स्त्रियों के लिए और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए होता है। और ये क्या होते हैं? दोनों जो हार्मोन हैं अलग अलग रुधिर में प्रभावित होते हैं और अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं, लक्ष्य स्थल तक। इसको जिस अंग तक पहुंचना होता है, इसका लक्ष्य होता है कि मेरे को इस अंग में पहुंचना है, तो उसी लक्ष्य तक ये पहुंचते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? फिर उस अंग में परिवर्तन होता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये हार्मोन है ये शरीर में कैसे प्रवाह करते हैं, कैसे गति करते हैं? ये रुधिर के माध्यम से गति करते हैं और उस अंग तक पहुंचते हैं। पहली और बुझो अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त होता है। तो देखो, मानव में जनन काल की अवधि, जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है, क्योंकि स्त्रियों में जो इसकी जो आयु है वो क्या होती है? 10 या 12 वर्ष की आयु से लगभग स्टार्ट होकर कहाँ तक रहती है? 45 या 50 के लगभग रहती है। तो लेकिन पुरुषों में इसकी अवधि से अधिक होती है। तो यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगता है और अंडाशयों में जो एक अंडाणु है वो परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में वो क्या होता है? अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है और इस अवधि में एक अंडाणु है वो निषेचन के पश्चात जुगनस को ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप ये होता है। तो मतलब स्त्रियों में जो इसकी अवधि है वो कहाँ तक है? 45 से 50 तक। 45 से 50 तक। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोवृत्ति तक होती है। क्या यह सही है? तो यह सही है। इसका जो नियंत्रण है वो भी किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना और इसका निर्मोचन, इसकी दीवार पर निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना क्या शामिल है? यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो यह विभाजन करता है और गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है।
संतति का लिंग निर्धारण है। ये लिंग निर्धारण देखो कि पहली क्या कहती है कि मैंने अपनी माँ और चाची की बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन के होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि ये कैसे पता चलता है कि तो लड़का या लड़की है कि निषेचित अंडाणु या युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह जो संदेश है ये अपने अध्याय 8 का स्मरण करो। 8 में अपने क्या पढ़ा था, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक मनुष्य में क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो तो क्या होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एक्स एक्स ही होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र और है वो क्या होता है, एक्स और वाई। इनमें से मतलब 23 जोड़ी में से जो 44 गुणसूत्र हैं वो तो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, लेकिन 2 गुणसूत्र या कहे अपने एक जोड़ी गुणसूत्र है उसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो स्त्री में ये दोनों जो है वो तो एक्स एक्स ही होते हैं। स्त्री में ये लास्ट वाला जोड़ा है ये एक्स एक्स ही होता है, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई होता है। तो यदि निषेचन के पश्चात देखो एक दिखाया गया है कि इधर से शुक्राणु और अंडाणु, यदि इधर से वाई और एक्स एक्स लास्ट गुणसूत्र एक्स एक्स, इसका एक्स एक्स होगा और इसका एक्स वाई है, और यदि एक्स के साथ वाई मिलेगा तो फिर ये एक्स वाई, और यदि एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स। एक्स एक्स लड़की होगी और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन है वो देखो कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि इनको तो मतलब रखती ही रखती है। इसके अतिरिक्त इन दोनों के जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनको तो नियंत्रित में रखती ही रखती है। इसके अतिरिक्त वो क्या करती है कि शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनके ऊपर भी नियंत्रित रखती है। ये मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथियां हैं उसके बारे में बताया गया है। जो पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ है, दिमाग में, थायराइड ग्रंथि गले में, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि ये सारी पेट के अंदर होती है। इसके बाद ये सारी ग्रंथियां हैं। वुजो और पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने कहा वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उन्हें बताया था कि काका गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। हर ग्रंथि का एक अलग रोग होता है, तो इसका कौन सा रोग था, गाइटर। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी, तो उसकी बुआ ने यह भी बताया कि उसके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा। वुजो और पहली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा, तो उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। मतलब हर जो ग्रंथि है वो एक हार्मोन का स्रावन करती है, और उस हार्मोन का स्रावन अधिक मात्रा में भी हमारे लिए हानिकारक है और कम मात्रा में भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। बस एक निश्चित अवधि के लिए ही वो क्या है, सेट है। इसके बाद कीट मेंढक के जीवन चक्र के बारे में, इसके बारे में अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। टैडपोल के विषय में अपने पिछले अध्याय में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद किशोर की जो पोषण की आवश्यकताएं हैं कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक नियमित पोषण चाहिए, उसके मतलब संतुलित आहार चाहिए। हम जब जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज ये सारे पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इनमें से किसी एक की भी ही कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई कम रोग उत्पन्न होता है। यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये जो बंद पैकेट वाले होते हैं इन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। ये इनके बारे में ही आपको बताया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता, हमें खुद की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता का भी, टाइम पर नहाना, ब्रश करना, ये सारी
हर अंग की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार तो स्नान करना ही चाहिए। हमें संतुलित आहार के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम, हमें टहलना, घूमना फिरना, कोई ना कोई योगा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए। और नशीली दवाओं का निषेध, कि जो नशीली दवाएं हैं उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं और अन्य जो अंग हैं उनको क्या एक बार में तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे करके वो उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो प्रॉपर रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं। इसके बाद जो अन्य रोग हैं, एड्स के विषय में भी सुना होगा। HIV नामक जो एक विषाणु है, इस वायरस से होता है। ये पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इनके बारे में आपने पढ़ा है, तो ये आपका जो पाठ था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।